हेलो, नमस्ते एंड आपका स्वागत है न्यूज़पेपर एनालिसिस में। और आज का जो न्यूज़पेपर है उसको कवर करेंगे। इनफैक्ट ये जो टेलीग्राम चैनल आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे हम रोज जो अपना न्यूज़पेपर होता है उसका एक हाइलाइटेड पीडीएफ डाल देते हैं, ताकि जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है, वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। उस इनफैक्ट जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें से भी वो लाइन्स ही जो आपको पढ़नी है वो हाईलाइट होती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर अगर आप खुद पढ़ने बैठते और आपको 5 से 6 या 4 से 5 घंटे लगते, वो न्यूज़पेपर अगर आप सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शंस भी पढ़ लोगे तो आई आई थिंक आपका 1 घंटे के अंदर हो जाएगा पूरा हाईलाइटेड पोर्शन। और अगर आप ये वीडियो के साथ देखोगे तो आपको फिर ये हाईलाइटेड पोर्शन में से भी सिर्फ इंपॉर्टेंट एक दो चीजें और है जो मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में होती है पुराने टॉपिक्स के, वो भी मैं मेंशन कर देती हूँ। तो लगभग आपका सिर्फ 45 मिनट्स में पूरा पेपर हो रहा है। तो ये एफर्ट हम आपका कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए एक बार हम हेडलाइंस देख लेते हैं फटाफट। तो ये अपन ने कल भी देखा था, तो इसमें कुछ है नहीं इसमें पढ़ने के लिए, क्योंकि हमने कल ये ऑलरेडी देख लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इंडिया की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो ये जो है बोत्सवाना गई थी, और यहाँ पे बहुत सारे पैक्ट्स और एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं। 60 इयर्स इंडिया के बोत्सवाना के साथ सेलिब्रेशन भी हुआ है कि हमारे रिलेशनशिप को हो चुका है बोत्सवाना के साथ। लेकिन एक और चीज जो वो हुई है, इंडिया इसके पहले आपको पता है नामीबिया और साउथ अफ्रीका से हम लोग चीता लेके आए थे। अब हम फाइनली बोत्सवाना से भी हमने अग्रीमेंट कर लिया है कि हम वहां से चीते लेके आएंगे। तो ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ से ये इनके इंक्लूजन है। और ये पहले क्या होता है देखो, कभी भी कोई चीता जब रिलीज होता है ना, तो एकदम से आप उसको नई सराउंडिंग में नहीं छोड़ते हो। आप उसको पहले एक बंद इलाके में छोड़ते हो। ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था जब अपन चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। और उसके बाद उसको आप पूरी टेरिटरी में खुला छोड़ते हो। तो वैसे ही यहाँ पे वो जो 5 चीते इंडिया आएंगे, तो उनका आप देखोगे क्वारंटीन किया जा रहा है, ताकि उनको कोई बीमारी वगैरह नहीं है वो सब देख लिया जाए, और उसके बाद उनको इंडिया लाया जाएगा। तो इस न्यूज में और कुछ कवर करने के लिए था नहीं, क्योंकि अपन ने कल ऑलरेडी इस न्यूज में काफी सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए थे। और जो कल का न्यूज़पेपर है, मैं उसका लिंक इसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो अगर किसी को देखना है तो वो वहां से देख सकता है। फिर ये सेकंड आर्टिकल जो है, वो बेसिकली इंडिया पहली बार काफी अरसों बाद आप देखोगे हम लोग सीड बिल लेके आए हैं। तो सीड बिल क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब अपन जानेंगे। तीसरा आप देखोगे दिल्ली के पोल्यूशन के ऊपर है। तो यहाँ पे आपको पता है ना कि जो इंडियन एक्सप्रेस है एक्चुअली, उसके अंदर ऐसे कई बार आर्टिकल्स आते हैं जिसमें प्रोज और कॉन्स किसी भी चीज के, फायदे नुकसान, एडवांटेज डिसएडवांटेज, है ना, फिर उसके पॉजिटिव पॉइंट्स उसके नेगेटिव पॉइंट्स दोनों लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ पे भी यही है। आर्टिकल है दिल्ली पोल्यूशन पे। एक तरफ एक इंसान बोल रहा है कि वहां पे प्राइवेट सर्विसेज देनी चाहिए क्लीन एयर के लिए, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट का काम है। तो ये दोनों ही आर्टिकल्स अपन यहाँ पे देख के चलेंगे। फिर आप देखोगे नेक्स्ट आर्टिकल जो है, वो याद है थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मोस, एवेंजर्स, इन नाम से एआई के बॉट्स बना रखे हैं जो फटाफट फटाफट तत्काल की सारी ट्रेन टिकट बुक कर लेते हैं। तो आपको मौका ही नहीं मिलता वो ट्रेन टिकट बुक करने का। तो ऐसे बॉट्स को खत्म करने के लिए रेलवे ने ऑपरेशन चलाया था, तो उसके बारे में भी जानेंगे। फिर आप देखोगे छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक ट्राइबल म्यूजियम बना है, जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स की कहानी सुनाता है, जिन्होंने 1947 तक इन भारत की आजादी तक उसमें सहयोग दिया था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करी थी। तो ये अपन थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। और हाँ, अक्टूबर 15 थी, सॉरी नवंबर 15 थी, क्यों जून आ गया वो भी अपन देखेंगे। फिर आप देखोगे एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। बेसिकली उन्होंने ऑर्डर दिया है झारखंड को कि आप जो ये सरंडा फॉरेस्ट है या सारंदा फॉरेस्ट जो होते हैं, उनको आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दो। वो एक्चुअली इसमें माइनिंग अलाउ करने वाले थे, तो अब उसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करने की बात की जा रही है। फिर आप देखोगे अपन ने एक आर्टिकल भी पढ़ा था कल यूएस गवर्नमेंट के शटडाउन के ऊपर, जहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि गवर्नमेंट शटडाउन क्या होता है। तो इसको वापस से नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो अपन क्या होगा कि न्यूज़पेपर फिर बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि जो कल की वीडियो का लिंक है वो नीचे डाल दूंगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि गवर्नमेंट शटडाउन होता क्या है, ठीक है। तो गवर्नमेंट शटडाउन क्या है, अब फाइनली खत्म होने वाला है, बहुत बड़ी बात है ये। और ट्रम्प ने उसका बिल भी साइन कर दिया है। इसी को लेके एक और न्यूज़पेपर आर्टिकल था, तो वो भी मैंने एक साथ ही लगा दिया है। फिर आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो होती है हमारी, वो अब एक पूरा सर्वे करेगी ढंग से, किसके ऊपर, कि हमारे यहाँ पे इंडिया में माइग्रेशन कितना है, पलायन कितना है, कितने लोग आउट माइग्रेट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कितने लोग इन माइग्रेट हो रहे हैं, आपके शहर आपके स्टेट आ रहे हैं, मेल्स फीमेल्स कितने हैं, कौन से एज ग्रुप के हैं, कौन से रीजन है जिसके वजह से वो जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए अपन एक थोड़ा सा आर्टिकल देखेंगे। फिर आप देखोगे एक ही आर्टिकल आया था कि कैसे इंडिया ने वियतनाम से जो हमारे पास स्टील आती है,
उसके ऊपर हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। तो मैंने इस आर्टिकल को एक मौका ले लिया आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी, एक तो पहली बात ड्यूटी के बारे में समझाने के लिए, एक एंटी डंपिंग ड्यूटी बताने के लिए, ठीक है, एक कस्टम्स ड्यूटी क्या होती है वो समझाने के लिए, और एक काउंटर सीवीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और इनका मतलब क्या है, क्योंकि ये अगर कोई इंटरव्यू में गया है लास्ट ईयर तो उनसे पूछा गया है ये, ठीक है। तो एक बार अपन देख लेंगे। फिर आप देखोगे एक आर्टिकल है यूएस मिंट से रिलेटेड। तो ये जैसे अपने यहाँ पे क्या होता है, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए, 1 रुपए का सिक्का है ना, और ऐसे अगर आप 1 रुपए के 100 सिक्के ले लोगे तो आपको 100 रुपए का नोट मिल जाएगा। तो वैसे यूएस में क्या होता है, यहाँ पे आई थिंक होगा भी, हाँ ये रहा, ठीक है। तो $1 है, तो $1 को अगर आप 100 टुकड़ों में बांटो तो जो उसका 1/100वां हिस्सा होगा ना, वो होता है ये छोटी सी पेनी, जिसपे ये अब्राहम लिंकन जी की फोटो बनी हुई है। तो पेनी अब फाइनली यूएस ने मना कर दिया है कि अब वो ये सिक्के नहीं निकालेंगे, इनका कोई यूज भी नहीं रह गया है। तो वो अपन जानेंगे कितने सालों से बन रहे थे, क्यों मिंट किए जाते हैं, और ये सारी चीजें। फिर आप देखोगे रिसेंटली हमारे ट्रम्प भाई साहब जी ने क्या किया है, उन्होंने बेसिकली कमेंट कर दिया है, चेतावनी दे दी है नाइजीरिया को कि आपके यहाँ जो जीनोसाइड चल रहा है क्रिश्चियंस का, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ट्रम्प हमेशा उनके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। तब आप बोलोगे कि क्या, नाइजीरिया क्रिश्चियन जीनोसाइड क्या चल रहा है, तो ये दोनों चीजें अपन जानेंगे। फिर आप देखोगे नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो रिसिन टॉक्सिन के ऊपर है। ये बहुत ही खतरनाक एक एजेंट होता है जिसको अगर आपके खाने में मिला दे तो आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये अपन जानेंगे कि रिसिन टॉक्सिन की पूरी कहानी क्या है, इसको टेररिज्म से कैसे रिलेट किया जा रहा है, और वो सारी चीजें। और फिर आप देखोगे जो आप एनसीईआरटी ज्योग्राफीज में जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी का सेशन अपना चल भी रहा था, उसमें भी मैंने ऑरोरा समझाया था, तो उसका भी लिंक अपन नीचे डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली थी जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, सदर्न हेमिस्फेयर में थोड़े पोल एरियाज के आसपास रहते हैं, कि वहां पे ऐसे डांसिंग लाइंस, ब्यूटीफुल कलर का स्काई दिखने लग गया है, जिसको ऑरोरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेजर मेजर अपने आर्टिकल्स रहेंगे आज के न्यूज़पेपर के। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो पहला वाला तो बोत्सवाना वाला था, तो अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। दूसरा जो है वो है सीड बिल को लेके। सबसे पहले तो सीड बिल है क्या, सीड बिल क्या होता है, सीड मतलब आपका बीज, तो बीज को रेगुलेट करने का, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने का, है ना। अनऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स गलत तरीके का जो बीज होता है वो फार्मर को ना दे पाए, क्योंकि इससे तो क्या होता है कि फार्मर के आगे प्रॉपर अनाज नहीं उगता, उसकी फसलें नहीं उगती, फिर वो परेशान होता है। फसल कैसे उगेगी अगर आपका अच्छा बीज होगा, तो बीज की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपने फाइनली सीड बिल जो है वो लाया है। एक्चुअली इंडिया में 1966 में एक सीड एक्ट आया था, ठीक है। उसके बाद से आपको पता है कि हमारे यहाँ कोई भी जो एक्ट होता है ना, उसके लिए पहले बिल पास होता है। अब बिल लाने की कोशिश 2004 में भी करी गई थी और 2019 में भी करी गई थी, पर वो एक्ट बन नहीं पाया। अब फाइनली वापस सरकार 2025 में बिल लेके आई है। आइडिया यही है कि जो खराब क्वालिटी के बीज होते हैं उनको मतलब बैन किया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी, 1 साल का मिनिमम इम्प्रिजनमेंट वगैरह की कंडीशन है ना, लगभग 30 लाख रुपए की पेनल्टी भी हो सकती है। अगर आपने ज्यादा ही कुछ काम धाम किया है तो फिर आपका 3 साल तक का जेल भी हो सकता है, ठीक है। आइडिया क्या है कि इसमें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आप जो भी सीड वैरायटी यूज कर रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑफेंसेस भी ऐसे अलग अलग तरीके के हैं, कुछ है एकदम बचकों वाले, कुछ है एकदम बीच वाले, और कुछ है एकदम मेजर, मतलब कुछ तो ट्रिवियल आपने ऑफेंस कर दिया, कुछ आपने बीच वाला माइनर कर दिया, कुछ आपने मेजर कर दिया। और आपको जो पेनल्टी या जेल टर्म होगा वो भी डिपेंड करेगा कि आपने ऑफेंस कौन सा किया है, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर है कि अगर आपने किसी को जानबूझ के गंदी क्वालिटी के बीज भेजे, या फिर आपने जो बीज है वो कोई नॉन रजिस्टर्ड बंदे से उठा के फार्मर्स को दे दिए, ठीक है। या फिर आप देखोगे आपने जो डीलर है वो रजिस्टर्ड नहीं है और आपने मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर जो है वो सामान बेच रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है, आपके एक तरीके से ऑफेंसेस ही माने जाएंगे, ओके। एंड याद रखना कि जैसे इसके अंदर एक और चीज थी कि अगर जैसे आपका जब से ये सीड एक्ट लागू हुआ है, ठीक है, आपने अगर तब से कोई वैरायटी एक्सपोर्ट करी है तो उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। आइडिया बस यही है कि हमें जो सीड है ना उसको बेटर क्वालिटी का करना है ताकि फार्मर्स की फसलें अच्छी हों। अगर बीज ही खराब होगा तो फसलें अच्छी होंगी ही नहीं। समझ में आ गया। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमने सीड बिल लाया है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर जो क्लीन एयर के बारे में। तो देखो इसमें जो वही चीज है कि क्या क्लीन एयर को भी प्राइवेट सेक्टर ही प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखो हवा, पानी, वेस्ट मैनेजमेंट, सड़कें देना, आपकी सुरक्षा करना बॉर्डर पे, ये सारे काम किसके हैं, सरकार। सरकार उसके लिए आपसे क्या लेती है, टैक्स। बट आपको पता है इंक्रीजिंगली काफी सारी सर्विसेज प्राइवेट होती जा रही है, जैसे सड़कें बनाने के लिए भी आपको पता है टोल टैक्स वगैरह लगा के प्राइवेट वाले इस पे काम करने लग गए हैं।
इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है, जहाँ पहले सरकार देती थी, अब टाटा, अडानी सब लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने लग गए हैं बड़ी बड़ी सिटीज में। वो आप बोलोगे नहीं, जल तो अभी भी नगर निगम ही देते हैं, है ना, या फिर वाटर डिपार्टमेंट से आता है। लेकिन जल के लिए पहले क्या आता था कि जल की जो क्वालिटी थी वो भी अच्छी थी, लेकिन अब जो वाटर की क्वालिटी आती है वो इतनी खराब है कि फाइनली हमें लोगों ने वाटर प्योरीफायर भी खुद के घर पे लगा लिए हैं। अभी हवा भी इतनी खराब है तो लोगों ने एयर प्योरीफायर लगाने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, हो क्या रहा है, हमारी सोसाइटी में आपको तीन तरह की क्लासेस दिखेंगी। एक होती है लोअर क्लास, क्लास की बात करी हो, कास्ट की नहीं बात करी। एक होते हैं मिडिल क्लास, है ना, और एक होते हैं अपर रिच या फिर रिच क्लास। ठीक है, तो लोअर क्लास के पास तो पैसा नहीं है ना, कुछ भी करने का, तो वो सरकार पे डिपेंडेंट है। रिच क्लास आपको पता है खुद से सब अफोर्ड कर सकती है, तो वो सरकार पे डिपेंडेंट नहीं रहती है। मिडिल क्लास क्या था, जो पहले सरकार पे डिपेंडेंट थी, ओके, लेकिन अब क्या हो रहा है, इनका भरोसा उठता जा रहा है, तो हेल्थ एजुकेशन सबके लिए खुद ही काम कर लेते हैं, ये सरकार पे अपनी डिपेंडेंसी कम करते जा रहे हैं, ये सिस्टम से अपने आप को एग्जिट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है अब अगर आप देखोगे तो सरकार बहुत लिमिटेड चीजें ही आपको प्रोवाइड करे, सड़कें हो गई, या फिर आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, गार्बेज का पिकअप वगैरह आता है ना, जो स्वच्छ भारत की लॉरी आती है पिकअप करने, तो वो सारी चीजें ही दे रही है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई साफ हवा होना, क्लीन एयर होना एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न तो है ही, क्योंकि अगर खराब हवा होती है तो उससे बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो हवा है गंदी कैसे हो रही है, आपके इंजनों में से पोल्यूशन निकल रहा है, इंडस्ट्रीज में से पोल्यूशन निकल रहा है, घर बन रहा है तो कंस्ट्रक्शन डस्ट निकल रहा है। ठीक है, आपके बायोमास की बर्निंग हो रही है, स्टबल की बर्निंग हो रही है, करेक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग सरकार के लिए डिपेंडेंट है इस क्लीन हवा पे। तो अब ये बोल रहे हैं जो हमारे ईशान बख्शी जी हैं, कि हमें सरकार की बजाय खुद के हाथों में काम लेके प्राइवेट सेक्टर को देखना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब भी आएगा तो आपको ज्यादा अच्छी चीजें मिल जाएंगी। और वो बोल रहे हैं इसकी कॉस्टिंग भी इतनी ज्यादा नहीं है कि आप इसको रिच पे एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा के रिकवर ना कर सको। बट भाई इसका दूसरा पहलू क्या है कि प्राइवेट क्यों करेगा, ये काम किसका है, सरकार का। ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं कि देखो अल्टीमेटली क्या होता है कि सरकार में कोई भी ध्यान नहीं देता, सबको लगता है टेम्पररी प्रॉब्लम है, विंटर में आएगी और चली जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, डीप सीटेड रिफॉर्म्स चाहिए, जो एक्चुअली में स्ट्रक्चर को चेंज करे। जो एमिशन हो रहे हैं इंडस्ट्री से, व्हीकल से, पावर प्लांट से, है ना, वो सब तरीके से अपन खत्म कर सके। करेक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी जो जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, तो हमें अगर वो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तक भी पहुंचना है, जो डब्ल्यू से वैसे ही बहुत लो रहते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए भी हमें 60% का कट चाहिए होगा हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन वगैरह में। तो वो अपन कर सकते हैं क्या, ठीक है, वो अपने को एक बार देखना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज आप देखोगे कि लोग क्या सोचते हैं, क्विक फिक्स, कि आर्टिफिशियल रेन करा दो, कृत्रिम वर्षा करा दो, अपने आप सारा पोल्यूशन का मामला ठंडा हो जाएगा। बट फास्ट ट्रैक क्विक फिक्स सोल्यूशन से कुछ नहीं होगा, ये एक डीप सीटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, और आप इसको डीप डीप सीटेड तरीके से ही सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, सिस्टमैटिक है, मैंने पहले भी बताया था, सिस्टम में प्रॉब्लम है। भाई अगर आप व्हीकल्स जो होते हैं उन पे आप बोल रहे हो कि जो पोल्यूशन करेंगे उनको हम बेसिकली पनिश करेंगे, ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आपके पास क्या डिटेल्स है, अलग अलग व्हीकल्स, कितने व्हीकल्स चल रहे हैं दिल्ली में, कितने व्हीकल्स आप देखोगे कौन सी कैटेगरी में, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर। ठीक है, तो एक व्हीकल वाइज सेगमेंटेड डेटा आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि इतने इलेक्ट्रिक वाहन है, इतनों में आप देखोगे इंजन लगता है आईसीसी वाला, तो वो ज्यादा पोल्यूटिंग होंगे। वैसे आप देखोगे कि आपको जो इलेक्ट्रिक, आप ये बोलते हो कि भाई अपन है ना सड़क चौड़ी करते जा रहे हैं, चौराहे छोटे 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 करते जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम को समेट सके। बट प्रॉब्लम है कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम आप कभी भी नहीं समेट सकते, क्यों, क्योंकि आपका ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं। तो इसका भी सोल्यूशन ढूंढो, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करो, ताकि लोगों के चलने और पैदल भर या फिर साइकिल भर के डिस्टेंस में ही सारे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह हो, ताकि ट्रैफिक अपने आप कम हो जाए। वैसे ही जैसे कोल पावर प्लांट है, तो कोल पावर प्लांट को मैंने बताया था ना कि जो पावर प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, कि आपके यहाँ से जो गैसेस निकलेंगी उसको आप सल्फ्यूराइजेशन वाले प्लांट में डालोगे, ताकि सल्फर को अलग कर सको। तो किसी ने, अब क्या हुआ था कि ये इम्प्लीमेंट करने की जो गाइडलाइंस की जो डेट थी वो बढ़ा दी गई है। तो क्या किसी ने क्वेश्चन किया कि इनकी डेट क्यों बढ़ाई है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में सिटीजन की भी, और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम ये फॉलो करें। ठीक है, फिर आप देखोगे नेक्स्ट, याद है अपन ने पहले ब्रह्मोस, एवेंजर्स ये नाम पढ़े थे, और मैंने बोला था ये कोई मूवी के टाइटल्स या मूवी के नाम नहीं है, ये बेसिकली उन सॉफ्टवेयर्स के नाम है जो आपकी तत्काल टिकट आपसे पहले खरीद लेते हैं। तो रेलवेज ने क्या किया था, एक नई ऐप भी बनाई थी, यहाँ पे देख सकते हो रेल वन ऐप है, उसको आपने प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी लगाई। उसमें आपने क्या करा कि सपोज आप लॉग इन करते हो, तो आपने लॉग इन किया वर्सेस बॉट जो होते हैं उन्होंने लॉग इन किया, तो पता कैसे लगेगा कि भाई आप जो होगे वो धीरे धीरे काम करोगे, कोई भी पूरी प्रोसेस में 35 सेकंड से कम लगा ही नहीं सकता।
एक पेज पे डेटा एंटर करने में। तो अगर कोई 35 सेकंड से कम टाइम लगा रहा है तो अज्यूम कर लिया जाता है कि वो बॉट है, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे पूरी प्रोसेस को करने में कुछ सर्टेन मिनट्स लगने चाहिए, ठीक है। तो अगर उसे कम लग रहे हैं, बहुत ही कम लग रहे हैं, इसका मतलब वो वहां पे बॉट काम कर रहा है उस टिकट को खरीदने के लिए। वैसे ही आप देखोगे क्या होता है, आपका आईपी एड्रेस वगैरह होता है, तो कई बार क्या होता है, फ्लैग हो जाते हैं कुछ आईपी एड्रेस की, ये फेक है, ये फ्रॉड से लग रहे हैं, ये बार बार हर किसी को स्पैम करते हैं। तो वो वाले आईपी एड्रेस को भी पहचान सकता है जब आप वो एंटर करोगे, ठीक है। तो आइडिया क्या है कि देखो आप बुकिंग कर रहे हो वर्सेस एक बॉट, एआई बॉट अगर बुकिंग कर रहा है तो उसके पास ऑलरेडी प्री लोडेड इन्फॉर्मेशन होती है। वही काम जो आप मैन्युअली 30-40 सेकंड में करोगे वो 10 सेकंड के अंदर कर देगा। तत्काल की टिकट कम से कम आप देखोगे 15 मिनट के अंदर ही 80% तत्काल टिकट पूरी बुक हो जाती है। मतलब 8:30 पे विंडो खुली तो 8:45 तक तो खत्म है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो 100 ट्रेनें होती है ना, उन्हीं पे ज्यादा हाईएस्ट डिमांड रहती है, ठीक है। ऑन एन एवरेज आप देख सकते हो कि ये जो बॉट अकाउंट उन्होंने रेलवे ने ब्लॉक करे हैं, उसने करीबन 8.5 लाख से ज्यादा टिकटें बुक करी थी, ठीक है। तो वो वाली चीज है। और फिर ये क्या करते हैं, अगर बहुत सारे बॉट्स एक साथ आपके सिस्टम पे आ जाएंगे तो आपका सिस्टम क्रैश कर जाएगा, जैसे यूपीएससी की वेबसाइट, आरपीएससी की वेबसाइट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फिर बाकी लोगों को सर्विस नहीं मिलेगी और इसको डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं। तो हमें वो भी नहीं होने देना है, ठीक है। और साथ में आप देखोगे कि हमें ये इंश्योर करना है कि ये बॉट जैसे सिस्टम ना ही आए। तो लगभग 77 लाख ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिए संदिग्ध कैटेगरी में लग रहे थे, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया, छत्तीसगढ़ में न्यू रायपुर में आपको पता है कि एक ट्राइबल म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो अक्टूबर 15 को जैसे हम वुमेन्स फार्मर डे सेलिब्रेट करते हैं, नवंबर 15 को हम लोग ट्राइबल प्राइड डे या फिर जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की याद में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ में ट्राइबल जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी कहानी को दर्शाने के लिए पोर्ट्रेट्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, कुछ स्कल्पचर्स हो गए, मॉडल्स हो गए, वो सब लगाए गए हैं, ठीक है। इसमें आप देखोगे वीर नारायण सिंह जी का भी है, इसमें बहुत सारे बिरसा मुंडा हो गए, इसमें बहुत सारे ट्राइबल लीडर्स और फॉलोअर्स का है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हम लोगों को ट्राइबल लोगों ने जो सहयोग दिया है हमारे फ्रीडम मूवमेंट में उससे अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर जो है सरंदा फॉरेस्ट के बारे में, कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड गवर्नमेंट को फटकार लगाते हुए बोला है कि बार बार आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई इतने ब्लॉक्स थे तो हम इतना जो होता है वहां पे माइनिंग अलाउ कर देंगे, बाकी सबको प्रोटेक्टेड एरिया डेवलप कर देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि नहीं, आप बार बार डेटा चेंज करते रहते हो, तो अब आप सरंडा फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करो, ताकि वहां पे रहने वाले जीव जंतु प्लस आप देखोगे जो लोग रहते हैं, ट्राइबल्स रहते हैं, उनके राइट्स का प्रोटेक्ट कर सको। क्योंकि आपको पता है इंडिया में फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था 2006 में, और उसके अंदर अपन ने क्या किया था, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, है ना, या फिर जो जंगलों में रहने वाले ट्राइबल्स होते हैं, उन दोनों को बेसिकली प्रोटेक्शन दिया था। तो वही चीज को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है कि एनवायरमेंट और साथ में आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलना चाहिए, कोई भी किसी पे हानि हावी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट 2023 का एक गोवा फाउंडेशन का केस था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि जो माइनिंग होती है किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, या फिर आप देखोगे 1 किलोमीटर उसकी बाउंड्री के बाहर नहीं हो सकती, चाहे कोई भी रीजन हो, ठीक है। और इसके लिए बाउंड्री चेंज नहीं करी जाएगी। फिर आप देखोगे नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं जो है ट्रम्प के बारे में। तो यूएस गवर्नमेंट का जो शटडाउन चल रहा था, जहां पे आपको पता है कि सैलरीज वगैरह नहीं मिल रही थी लोगों को, तो फाइनली ट्रम्प साहब ने इसको एंड कर दिया है। उन्होंने आप देखोगे सबसे लॉन्गेस्ट एक तरीके से शटडाउन था 43 डेज का। इसके पहले भी शटडाउन हुआ है ट्रम्प साहब की पुरानी प्रेसिडेंसी में 34 दिनों का, ठीक है। तो ऐसे समझो कि सरकारी सारे काम हम रुक जाए 34 दिनों के लिए, 45 दिनों के लिए, तो क्या ही होगा। तो वो चीज हुई थी यहाँ पे, फाइनली अब देखोगे खत्म किया जा रहा है और पूरा पैसा लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट शटडाउन को लेके एक मतलब एक आर्टिकल आया था, जिसके अंदर लिखा है कि शटडाउन का पहले तो मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सरकार की जो जितनी भी एक्टिविटीज है उसकी एजेंसीज को जो पैसा चाहिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके सिस्टम काम आता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया, तो उस चीज से आप समझ पाओगे कैसे। सबसे पहले शटडाउन क्या था, मैंने आपको बताया ना कि किसी भी कोई भी गवर्नमेंट जो है उसको कहाँ से पैसा मिलता है, लोगों से टैक्स लगाने पे। तो जब आप देखोगे कि शटडाउन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, शटडाउन का मतलब ये है कि आपके पास पावर नहीं है, परमिशन नहीं है कि आप लोगों को टैक्स लगा के उनसे पैसे वसूल कर सको। सो दैट इज कॉल्ड एज शटडाउन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंडिया में कभी भी शटडाउन नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट है बहुत अलग है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर सरकार ने बजट पेश किया और वो बजट पास ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि लोगों को सरकार पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, और वो सरकार तभी की तभी गिर जाएगी। पर यूएस में ऐसा नहीं होता, यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है ना, तो वहां पे सिस्टम थोड़े अलग हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे यहीं से इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। बजट ऑफिस से रिलेटेड भी बताया है, फिर ऊपर से डेटा भी दे रखा है कि कितना कहाँ पे खर्च हो रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। फिर आप देखोगे नेक्स्ट आर्टिकल जो है माइग्रेशन सर्वे पे, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट और नीड ऑफ द आवर भी है,
क्योंकि इतना ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है, पलायन हो रहा है, कुछ इंटर स्टेट हो रहा है, कुछ इंट्रा हो रहा है। इंट्रा और इंटर दो शब्द होते हैं, ठीक है। इंट्रा और इंटर, इंट्रा मतलब होता है आपस में किसी एक बड़ी संगठन का हिस्सा हो और आपस में, और इंटर मतलब दो संगठन आपस में लड़ रही हैं, ठीक है। अब इसमें संगठन भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी, कुछ भी हो सकता है, बट पॉइंट ये है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंडिया में माइग्रेशन दोनों तरीके का होता है, हमारा स्टेट के भीतर भी हो जाता है और स्टेट के बाहर भी जा सकते हैं। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये पता लगाएगी, एक सर्वे कंडक्ट कराना शुरू करेगी जुलाई 2026 से, एक साल बाद, कि भाई आप माइग्रेशन क्यों करे, है ना, कहाँ से करे, कहाँ को जा रहे हो, आउट है या फिर इन है, शॉर्ट टर्म माइग्रेशन है, लॉन्ग टर्म है, कि आपका सीजन कैसा चला, ठीक है। तो वो सारी चीजें फिर आप देखोगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन होगी, जब आपको पता लग जाएगा कि इतने माइग्रेंट लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, तो बेटर पॉलिसी फ्रेम कर पाओगे, इनके बारे में सोच पाओगे, इनको हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन जैसी फैसिलिटीज वगैरह भी प्रोवाइड कर पाओगे। लेकिन अभी क्योंकि पता ही नहीं होता कि कितने लोग हैं, इस वजह से क्या होता है, हमारा अंडर सर्विसिंग होता है, ठीक है। तो वो वाली चीज है। फिर आप देखोगे कि माइग्रेंट होता कौन है, भाई कैसे पता लगेगा कौन पलायन किया है, तो आपकी लास्ट क्या थी जगह रहने की, प्लस आपकी अभी क्या है, उन दोनों में अगर डिफरेंस है तो उसको अपन बोलेंगे कि जो भी है, लड़का या लड़की है वो माइग्रेट कर गया। अब अगर आप रीजंस देखोगे तो लड़कियों का मैरिज होता है, लड़कों का एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि फीमेल्स का ऑब्वियसली मेल से ज्यादा, और रूरल में भी और अर्बन में भी, ठीक है, उनका हायर रेट होता है। फिर आप देखोगे माइग्रेशन का, फिर फीमेल माइग्रेशन, और यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं, याद हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि आप किसी को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म माइग्रेशन कैसे घोषित कर सकते हो। शॉर्ट टर्म माइग्रेशन मतलब क्या होगा, कि बहुत थोड़े टाइम के लिए गया है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म मतलब क्या होता है, जनरली आप जब आप देखोगे 6 महीने से ऊपर वहां पे रहने लग गए हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें पड़ी। फिर हम यहाँ पे चलते हैं वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल के ऊपर। देखो इस आर्टिकल में कुछ नहीं है, उल्टा बस ये है कि वियतनाम से जो स्टील आई होगी, हमने कहीं ना कहीं उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी निकाल लगा दी। सबसे पहले तो ड्यूटी होती क्या है, ड्यूटी एक तरीके का टैक्स ही होता है जो आप आइटम्स पे लगाते हो। अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है ड्यूटी को समझने का, कस्टम ड्यूटी। तो जब आप अपना सामान, अपने देश के अंदर कोई बाहर से सामान आता है, तो कई बार हम इंडिया उस पे क्या करता है, कस्टम ड्यूटी लगाता है, कि एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट विम्पोर्ट क्लियर करने की ड्यूटी होती है, उसको अपन कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो फिर ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, जब कोई कंट्री, या जनरली अपन चाइना पे लगाते हैं ये इल्जाम, जब कोई कंट्री किसी प्रोडक्ट को जो रेट उसके यहाँ भी नहीं मिल रही है, ठीक है, उस लो रेट पे हमारे यहाँ सामान बेच रही है, ठीक है, जिस वजह से हमारे खुद के जो देश के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि कोई सामने वाली जो कंट्री है वो तो बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों में अपना सामान इंडिया में पटक रही है, ठीक है। तो उस ड्यूटी को सरकार वो जो ड्यूटी लगाती है, ताकि वो जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके दाम भी लगभग इंडिया के बराबर हो जाए, वो फेयर प्राइसिंग हो जाए, और वो जो उनके एंटी डंपिंग, मतलब वो जो सामान पटकने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसे ना पटके। तो उस ड्यूटी को अपन क्या बोलते हैं, डंप से बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी, क्या बोलते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी। फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है, सपोज करो चाइना ने कोई सामान बेचा इंडिया में, और वो उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ना, उससे भी कम में बेच रहा है, मतलब एक हेयर बैंड को बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट सपोज करो 15 रुपए आ रही है, तो वो 10 रुपए में इंडिया में सामान बेच रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन लोग काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देंगे 5 रुपए की, ताकि अब अगर वो हेयर बैंड इंडिया में बेचेगा तो कितने का बेचेगा, 15 रुपए का, वो उतना ही हो गया ना। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है, एक तरीके से आप ड्यूटी लगाते हो ताकि जो इम्पैक्ट है, कि भाई चाइना ने अपनी कंपनीज जो है उनको बोल दिया कि आप जब इंडिया में सामान बेचोगे तो हम आपको 5 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे। तो ऐसे टाइप की कोई स्कीम है, तो उसका जो इफेक्ट है उसको नलीफाई करने के लिए हम लोगों ने काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी है, ठीक है। फिर आप देखोगे इस आर्टिकल में वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, बट ये जो पेनी बनती थी ना, जैसे अपने यहाँ 1 रुपए का सिक्का होता है, वैसे यूएस में एक 1/100th ऑफ डॉलर उसको पेनी बोलते थे। तो वो पेनी जो थी वहां की एक मिंट, जैसे इंडिया में भी मिंट होती है जहाँ पे आपको पता है कॉइन्स वगैरह मिंट होते हैं, वैसे ही आप देखोगे यूएस में भी एक मिंट थी जहाँ पे इस पेनी को बनाया जाता था। अब इस पेनी को बनाने की कॉस्ट ही आप देखोगे $3 आ रही है, जबकि इस पेनी की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, एक 1/100th ऑफ डॉलर, ठीक है। तब आप देखो कितना मिसमैच है। तो ऑब्वियसली घाटे का कार्यक्रम चल रहा था, तो फाइनली 230 साल बाद मना कर दिया कि अब कोई पेनी नहीं बनाई जाएगी, ठीक है। इसमें अब्राहम लिंकन की फोटो है, इसमें पहले भी किसी और की फोटो आई थी, लेकिन लगभग आप देखोगे 1909 से सिर्फ अब्राहम लिंकन की फोटो आ रही है, ठीक है। पहले आप देखोगे पेनी कॉपर की बनती थी, फिर आप देखोगे धीरे धीरे क्या हुआ, कि जैसे जैसे वॉर वगैरह हुए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके अलावा भी आप देखोगे कि कॉपर की थोड़ी शॉर्टेज वगैरह आने लग गई, तो उसके बाद ये जिंक से बनने लग गई, और फाइनली आप देखोगे इसमें जिंक भी है और साथ में थोड़ी बहुत कॉपर की प्लेटिंग भी है, ठीक है। तो यही एक और आर्टिकल भी आया था इसी को लेके,
और ये बता रहे थे कि कैसे $1 का कितना हिस्सा होता है, एक पेनी, तो 1/100 ऑफ अ डॉलर होता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो मैं बोल रही थी ना, ये नाइजीरिया का क्रिश्चियन से और फिर ऊपर से यूएस उनको सुना और रहा है, तो उससे क्या लेना देना है। हुआ क्या है कि नाइजीरिया अगर आप देखोगे तो अफ्रीका का जो पूरा अपना कॉन्टिनेंट है, तो उस अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में बीच की तरफ साहिल रीजन वगैरह उसके आसपास यहाँ पे आता है। अब प्रॉब्लम क्या है नाइजीरिया में कि वहां पे ना, एक तो टेरर आउटफिट्स वगैरह हैं, जैसे बोको हराम हो गए, या फिर यहाँ पे देखो बोको हराम हो गया, इस्लामिक स्टेट ऑफ वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस वगैरह हो गया, है ना। तो ये आप देखोगे, एक तो टेररिस्ट अटैक वगैरह चलते रहते हैं, दूसरा आप देखोगे बहुत सारे क्रिश्चियंस और मुस्लिम दोनों ही यहाँ पे रहते हैं, तो काफी ज्यादा आप देखोगे आपको मल्टी डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तीसरा आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पे ड्रॉट्स बहुत आते हैं, बारिश अच्छे से नहीं होती है। ठीक है, तो बहुत सारी आप देखोगे दिक्कतें भी हैं, बैंडेटरी है, लैंड डिस्प्यूट्स हैं बहुत सारे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि ये पूरा हिस्सा थोड़ा सा हॉटबेड की तरह रहता ही रहता है। ठीक है, नाइजीरियन ऑफिशियल्स ने इनफैक्ट यूएस को बोला कि ऐसा कोई जीनोसाइड नहीं है, इसमें दोनों मुस्लिम्स और क्रिश्चियन दोनों की ही जाने जा रही है, तो इसको प्लीज आप रिलीजियस ओवरटोन मत दो, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, जहाँ पे ऑलरेडी ये मैनेज नहीं हो रहा है सिचुएशन। ठीक है, तो नाइजीरिया में सिचुएशन मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक तो ब्रॉडर इनसिक्योरिटी है, ठीक है, लोगों के अंदर, क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी वहां से काम कर रही हैं। दूसरा आप देखोगे कम्युनल क्लैशेस हैं ही, मतलब फार्मर्स और जो अपने हर्डर्स होते हैं, जो गाय भैंस वगैरह पालते हैं, उनके बीच में। और तीसरा आप देखोगे तो, और ऑब्वियसली क्योंकि पानी की कमी है, लैंड की कमी है, तो उनको लेके भी आप देखोगे काफी झगड़े होते हैं। और तीसरे हैं क्रिमिनल बैंडेटरी, जो होता है ना, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन वगैरह करके पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली, अब इसके साथ बेरोजगारी भी है, गरीबी भी है, पॉवर्टी भी है, ऊपर से एनवायरनमेंट को भी आप नष्ट करते जा रहे हो। ठीक है, तो ये कोई अच्छा क्राइटेरिया नहीं है। मतलब नाइजीरिया में अगर आप देखोगे तो ये सारे इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, तो और इनफैक्ट सिर्फ नाइजीरिया नहीं, नाइजर, माली, चैड, है ना, मॉरिशियाना, तो जो भी इसके आसपास के देश है, नेबरहुड है, सब जगह आपको यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो फाइनली इसकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन क्या है? देखो, यूएस इतना कंसर्न क्यों है? यूएस ने बहुत सारा पैसा नाइजीरिया को दे रखा है। इनफैक्ट आपको पता है कि हमारी हाई स्पीड एक रेल बनने वाली थी, है ना। उसके लिए भी आप देखोगे बाहर से हमारे यहाँ पे फंडिंग वगैरह आती है। तो यूएस भी क्या करता है, नाइजीरिया में काफी ज्यादा डोनेशन करता है, जैसे $1 बिलियन उन्होंने दिए थे एनुअल असिस्टेंस में, यूएस एड और पेपार प्रोग्राम के अंदर। वैसे ही आप देखोगे कि उन्होंने अफ्रीका से जो आने वाले वस्तुएं हैं, गुड्स हैं, उस पर 100% जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी कर दी थी यूएस ने, ताकि हम प्रमोट कर सके वहां के गुड्स को और भी जगह। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे कि नाइजीरिया जो है वो पूरी तरह से वॉशिंगटन पे ना डिपेंडेंट होके चाइना, इंडिया और बहुत सारे प्लेयर्स भी आ गए हैं। ठीक है, तो बस इतना सा ही इसमें एक आर्टिकल था कि नाइजीरिया में क्या चल रहा है और यूएस ने अभी क्या एलिगेशंस लगाए हैं। फिर आता है एक आर्टिकल रिसन टॉक्सिन को लेके। हुआ क्या है कि अभी गुजरात में जो एंटी टेरर स्क्वाड होता है ना, उसने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ठीक है, जो मतलब डॉक्टर की डिग्री हासिल कर रहे थे, है ना, और एक इलीगल कंपाउंड रिसिन बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले ये रिसिन होता क्या है? बेसिकली आपको बहुत छोटी मात्रा में, ये अगर एक डोज चाहिए जिससे लोग मर जाएं, तो उनके मतलब होता है ना, रिसिन यूज करते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, रिसिन एक तरीके का प्रोटीन है, जो आपका कैस्टर ऑयल नहीं आता, तो कैस्टर ऑयल किससे बनता है? कैस्टर बीन से। तो उसके अंदर ये रिसिन पाया जाता है। ठीक है, अब इंडिया, चाइना, हर जगह आपको पता है कि रिसिन बहुत आसानी से हो सकता है मिल जाए। इसको एक्सट्रैक्ट करना भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और 1 मिलीग्राम इन एन अडल्ट इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे आपने रिसिन प्रोड्यूस किया, तो रिसिन क्या करेगा आपकी बॉडी में जाके, मतलब वो आपके जो ये होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं ना, जहाँ से प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, उन पे चिपक जाएगा। तो आपने कुछ टाइम तक तो कुछ काम किया नहीं, ठीक है, आपने प्रोटीन सिंथेसाइज करने बंद करवा दिए, तो उसके बाद ऑब्वियसली बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, तो रिसिन जो है, याद रखना, कई लोग जो नहीं पचा पाते उनका तो वॉमिटिंग और डायरिया वगैरह हो जाता है, पर कई लोगों को ये बहुत ज्यादा दिक्कत भी देता है। बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक है, अंटिल कोई बहुत ज्यादा मजबूरी ना आए, और वो भी मतलब होता क्या है देखो, इरिसिन है ना, अल्टीमेटली शेड्यूल 1 टॉक्सिन है। शेड्यूल 1 का टॉक्सिक का मतलब क्या होता है कि उसकी हाईएस्ट रिस्क है, अगर देखा जाए तो केमिकल वेपन्स में यूज होने के, जो मतलब इसमें रिसिन जो है, पहले वर्ल्ड वॉर 1 में भी हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर 2 में भी हुआ, फिर ओपीसीडब्ल्यू ने उसको बैन कर दिया कि आपको यूज नहीं करेगा। और इसी के साथ हम अपने लास्ट आर्टिकल पे आएंगे, जो है ऑरोरास के बारे में। ऑरोरा क्या होता है? तो जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ का ये नॉर्थ पोल है, ये वाला हिस्सा, और ये वाला साउथ पोल है। तो अपन ये पढ़ते हैं कि अर्थ में क्या होता है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल पे अंदर घुसती हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि और रोज ना, तो यहाँ पे सपोज करो कि सन है, तो सन से अपने को पता है कि कई बार क्या होता है, सोलर विंड हो गया, कोरोनल मास इजेक्शन हो गया, तो ये सारी चीजें निकलती रहती हैं। तो ये चीजें क्या होता है, वैसे तो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर से निकल जाए, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कोई है नहीं, तो यहाँ पे वो डिप कर सकती है
ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जब वो डिप करती है वो लाइट, तो वो जो सोलर विंड पार्टिकल्स वगैरह आते हैं, है ना, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ऐसी ब्यूटीफुल लाइट्स बनाते हैं, जिसको अपन लोग डांसिंग लाइट्स या फिर ऑरोरा के नाम से भी जानते हैं। जनरली ये पोलर रीजन्स में देखने को मिलती है, बट अभी ग्लोबल वार्मिंग और इन सब चीजों की वजह से इनका भी आप देखोगे ये पोलर से थोड़ा नीचे की तरफ आने लग गए हैं। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा जो ऑरोरा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो ये था आज का सेशन। छोटा सा ही था, मैंने आपको पहले ही बोला था कि न्यूज़ थोड़ी कमी है। पसंद आया तो जरूर फीडबैक दीजिएगा, और फिर से मिलते हैं। आप हम लोग कल फिर से मिलेंगे, और टेलीग्राम चैनल आप देखते रहिए। थैंक यू।